हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन प्रोग्रामिंग मंत्रा अगेन। हम इस वीडियो में PHP सीखेंगे। PHP की हिस्ट्री क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए और उसके लिए बेसिक्स क्या क्या है। आप हमें programming.mantra पर फॉलो करना मत भूलिए, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरी वेबसाइट mybut.in ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मोबाइल चैटर के लिए है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए होते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, हम वो डिस्कस करते हैं। जब हम डायनामिक वेबसाइट की बात करते हैं तो हमें दो तरह की लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, एक तो क्लाइंट साइड और दूसरी सर्वर। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस की एग्जांपल हम करते हैं, ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट खोल के देखते हैं, जैसे programmingmantra.in। हम स्टार्ट करते हैं। हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है। जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हो वो सारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, चाहे वो ये ड्रॉप डाउन आ रहा हो, चाहे पिक्चर्स मूव कर रही हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन सी होती है तो हम ऐसे सीख लेते हैं। हम व्यू सोर्स करते हैं तो इस पे सारी कोडिंग आ जाएगी जो हमारी चल रही है। लेकिन आप इसमें देखोगे कि साइट तो PHP में बनी है, लेकिन यहाँ PHP की कहीं भी कोडिंग नहीं है। जैसे ये हमारा HTML है, ये जावास्क्रिप्ट की हमने फाइल इंक्लूड की है। अगर इस पर भी क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट की भी कोडिंग ओपन हो गई। तो वो लैंग्वेज जो हमारी क्लाइंट साइड पर नज़र आ रही है या चल रही है वो हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ये लैंग्वेजेस है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, VBScript, AJAX और एक्स्ट्रा। मोस्टली ये लैंग्वेजेस यूज़ होती है। इसमें HTML तो हमें अच्छे से आनी चाहिए कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। CSS उसके साथ सोने में सुहागे का काम करेगा। जावास्क्रिप्ट या VBScript आती है तो वो भी आपकी वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए यूज़ होगी। तो आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हो उसमें आपका ही फायदा है, लेकिन HTML तो आनी जरूरी ही है। सर्वर साइड की बात करें, वो लैंग्वेज सर्वर साइड लैंग्वेजेस हमारी वो होती है जो सर्वर पर चलती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं gmail.com। यहाँ पर मैंने मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा ईमेल ID ओपन हो जाए। अगर मैं अपना पासवर्ड लगाता हूँ और साइन इन करता हूँ, ये जो अपना आया है द ईमेल पासवर्ड यू एंटर इज इनकरेक्ट, ये कहाँ से आया है? सर्वर से। कि सर्वर पर हमारा डाटाबेस पड़ा है और लॉजिक पड़े है कि ये दोनों चीज़ें हमारी कंपेयर हो कि एक रो में है या नहीं है, या आप इस तरह कह सकते हो कि यूज़र नेम या पासवर्ड भरा था वही है या नहीं है। ये सारा लॉजिक जो टेस्ट हो रहा है वो हमारे सर्वर पर हो रहा है, जो कि इस स्क्रीन पर हमें शो नहीं होता, और डाटाबेस भी हमारा सर्वर पर ही पड़ा होता है। सो हम कह सकते हैं कि सर्वर साइड पर हमें कोई लैंग्वेज की जरूरत होती है जो हमारे लॉजिक को प्रोसेस कर सके। इसके लिए हमारे पास PHP, ASP, JSP, इसमें से आपको कोई एक अच्छे से आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि तीनों आनी चाहिए। जैसे मैं तो PHP में काम करता हूँ, कुछ लोग ASP में करते हैं और JSP में भी करते हैं। PHP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ASP है हमारा एक्टिव सर्वर पेज, JSP है जावा सर्वलेट पेजेस। इसके अलावा हमें SQL क्वेरीज भी आनी चाहिए जब हमने डाटाबेस से कोई भी डाटा उठाना है या उस पर कुछ भी प्रोसेस करना है। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ PHP, कि ये PHP है क्या। PHP जो हमारी है वो सबसे पहले पर्सनल होम पेज कहलाई, क्योंकि सबसे पहले रॉसमस नाम के एक इंजीनियर ने अपने प्रोजेक्ट में, एक मिनी प्रोजेक्ट में एक लैंग्वेज बनाई जिसके द्वारा हम अपनी फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं, और उसने उस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया पर्सनल होम पेज। लेकिन आगे जाके ये इतनी एडवांस हो, इंटरनेट के कंपैटिबल या उसके प्रोटोकॉल के कंपैटिबल इसको लैंग्वेज बनाई, तो हमने बाद में इसका नेम चेंज करके हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कह दिया। सो हम PHP को दोनों नामों से जानते हैं, पर्सनल होम पेज, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप देखोगे PHP की हम अपने एब्रीवेशन रखी है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लेकिन इसमें पहली P मिसिंग है। आप उस P को प्रोग्रामिंग भी कह सकते हो या कुछ और भी कह सकते हो, लेकिन जो नाम हमारा ऑफिशियली बताया हुआ है वो है हमारा हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके बाद PHP इज़ अ वाइडली यूज डायनामिक वेबसाइट। हमारी डायनामिक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होती है। ये ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ASP.NET यूज़ करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देने होते हैं, लेकिन PHP के लिए ऐसा कुछ ही नहीं है। आप सीधा
सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और उसके लिए कोई भी लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके बीच में ही आता है। PHP स्क्रिप्टिंग आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर, ये हमारी सर्वर पर चलती हैं। इसको इजी टू एक्सटेंड हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, मैं बाद में मुझे लगा कि इसमें एक फोटो गैलरी भी होनी चाहिए, फोटो गैलरी के बाद मुझे लगा कि इसमें लाइक का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो हम अपना प्रोजेक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं जो PHP में काफ़ी इजी है। इसकी एग्जांपल आप फेसबुक में ले सकते हो। फेसबुक हमारी PHP की सबसे अच्छी एग्जांपल है। आप देखोगे उसमें कितने जल्दी चेंजेस आते हैं। जो आपने सबसे पहले चलाई होगी जो और आज चल रही है, वो रोज ही उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। वो किसके लिए पॉसिबल हो सके, क्योंकि PHP में बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लैंग्वेज है। हम इसको किसी तरह भी एक्सटेंडेड या फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, किसी तरह भी बढ़ा सकते हैं, किसी तरह भी मोड़ सकते हैं। PHP इज इजी टू एम्बेड इनटू अदर एम्बेडेड लैंग्वेज। इसका मतलब हमारी एम्बेडेड लैंग्वेजेस कौन सी होती है जिसमें दूसरी लैंग्वेज भी एम्बेड हो सके। लाइक हमारी कुछ कोडिंग HTML में होगी, जो भी डिज़ाइन दिखाना है, और जो लॉजिक टेस्ट करना है वो हमारा PHP में होगा। तो ईजी टू एम्बेड का मतलब है कि हम अपने कोडिंग में HTML कोड में डायरेक्ट PHP यूज कर सकते हैं। जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो तब आपको अच्छे से इसका समझ में आएगा। आगे है व्हाई वी नीड PHP ओवर अदर सर्वर साइड लैंग्वेज। हमें PHP की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि हमारे पास और भी काफी सर्वर साइड लैंग्वेजेस है। इसका एक रीजन है क्योंकि ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, लाइक लाइनक्स, यूनिक्स या विंडोज। जैसे आपको पता है कि ASP.NET विंडोज बेस्ड ही है, अगर हम उसको यूनिक्स या किसी और पे चलाना चाहे तो नहीं चला पाएंगे। लेकिन PHP में ऐसा नहीं है, हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उस पर हम अपनी PHP चला सकते हैं। PHP की जो सिंटैक्स है वो C की तरह ही है। अगर आपको C, जैसे हम सभी सिलेबस में पढ़ते ही है, अगर हमको C आती है तो हम PHP काफ़ी इजीली कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी कम है। कंपैटिबल विद, ये दूसरे सर्वर के साथ भी कंपैटिबल है, जैसे IIS हो गया, अपाचे हो गया। सर्वर आपको क्या बताया था जिस पे अपनी फाइल चलनी है। PHP कोड रन फास्टर। PHP की जो कोडिंग होती है वो बाकियों से फास्ट रन करती है क्योंकि इसमें दूसरे कॉम ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता। फ्लेक्सिबल का आपको बता चुका हूँ। और सिक्योर का कह सकते हो कि जैसे फेसबुक है, फेसबुक कितनी वाइडली यूज हो रही है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं वो सिक्योर है। बहुत कम हमारे फेसबुक के अकाउंट्स कोई कोडिंग की वजह से हैक होते हैं, अदरवाइज हम फिशिंग अटैक से कर सकते हैं या किसी और तरह कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि उसमें लैक नहीं है, बिल्कुल कुछ होंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल होने के कारण हम उस लैक्स को भी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोर्ट डिफरेंट डाटाबेसेस। PHP हमारी डिफरेंट डाटाबेस को सपोर्ट करती है, जैसे SQL हो, ODBC हो, MySQL, Oracle, जो मर्जी हो उनको सबको सपोर्ट करती है, लेकिन बेटर कंपेटेबल विद MySQL है, हम आगे देखेंगे। हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए जो इसके साथ बेस्ट कंपेटेबल है। सबसे पहले आ गया हमारा सर्वर हम यूज करते हैं अपाचे। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी या कहीं पर भी। डाटाबेस यूज करते हैं MySQL। इंटरप्रेटर यूज करते हैं Zend इंजन। Zend उनका नाम था Zeev एंड ND, उससे ही इसका नाम पड़ा है Zend। नेक्स्ट एडिटर हमें चाहिए होगा जिसपे हमने अपनी कोडिंग करनी है, वो हम नोटपैड यूज कर सकते हैं, Edit+ यूज करते हैं, Notepad++ यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लो जो भी आपके पास एडिटर हो। ब्राउजर फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, ओपेरा या कोई और जो भी आपको अच्छा लगे। आपको ये चीजें अलग अलग जगह से डाउनलोड करनी पड़ेगी, जैसे अपाचे अलग से कर लिया, MySQL अलग से कर लिया, PHP की साइट पे जाओगे Zend इंजन कर लोगे। लेकिन आपके पास एक इजी स्टेप ये है कि आप XAMPP कर लो या WAMP कर लो। XAMPP क्या है? हमारा एक्सटेंडेड अपाचे MySQL प्रोग्रामिंग पार्सर। इसमें हमारी ये तीनों चीजें, सर्वर, डाटाबेस, इंटरप्रेटर, तीनों इसमें होता है। हमें एक पैकेज डाउनलोड करना होगा XAMPP, और ये तीनों चीजें अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल ही होता है तो वो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नोटपैड भी हमारा होता है, वो भी हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एडिटर करना हो जैसे Edit+ नोटपैड तो आप कर सकते हो। XAMPP जो है हमारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसी तरह WAMP हमारा है विंडो अपाचे MySQL प्रोग्रामिंग पार्सर। अगर हमें विंडो पर यूज़ करना है तो हम WAMP यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइनक्स पे यूज़ करना है LAMP कर सकते हो, लाइनक्स अपाचे MySQL प्रोग्रामिंग पार्सर। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा करना है तो हम XAMPP कर सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिफरेंट कंपनी के ये प्रोडक्ट है, आप कोई भी यूज़ कर लो, सभी फ्री है और इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम PHP स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले नॉलेज ऑफ HTML की हमें नॉलेज होनी चाहिए, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए।
अगर CSS या जावास्क्रिप्ट की नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन HTML की तो होनी जरूरी है, वो भी बेसिक HTML हो जाए। ऊप्स कंसेप्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। उसका कंसेप्ट क्या है कि क्लासेस कैसे बनती है, कंस्ट्रक्टर डिकंस्ट्रक्ट क्या है, ओवरलोड कैसे यूज किया जाए, वो सारी कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हो तो बेटर है, नहीं भी हो तो हम अपना काम तो कर सकते हैं। सिक्योरिटी इशू हम ले रहे हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कौन से लैग आ सकते हैं, किस तरह कोई उसको डिफेस कर सकता है या हैक कर सकते हैं, या कोई उसमें बग्स आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, वो हमें पहले से एज्यूम करना के चलना पड़ेगा। ये ना हो कि हमने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया और उसके बाद में क्लाइंट को कोई दिक्कत आए। इसके लिए हमें पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह के सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि हमें सबसे पहले तो अपना सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस है जो हमने लास्ट स्लाइड में किया था XAMPP वैम्प वगैरह, तो वो हमारा पहले डाउनलोड हो। ये ना हो कि हम PHP कोडिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दें लेकिन हमारा XAMPP वैम्प वगैरह डाउनलोड ही ना हो। तो हम शुरू करते हैं अपनी कोर PHP से। सबसे पहले कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स यूज टू होल्ड या कोई स्टोर सम वैल्यू। जैसे हमने 5 स्टोर करना है तो वो कहाँ कैसे करेंगे स्टोर, कोई ना कोई कहीं नाम होगा तो उसी में स्टोर करेंगे। जैसे हम C में करते ही हैं कि एक A=5 कह दिया, B= कोई नाम दे दिया, A भी उसमें क्या है, वेरिएबल है। इसी तरह ये वेरिएबल कौन से होते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। PHP में जो भी वेरिएबल होते हैं वो $साइन उसके आगे लगता है। वेरिएबल आर लूज डाटा टाइप। लूज डाटा टाइप का मतलब है कि हमें उसकी डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, जैसे हम C में देते होते हैं इंट, फ्लोट, करैक्टर या कुछ भी, लेकिन इसमें देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम A के आगे 5 लिख देते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही इंटीजर वैल्यू उठा लेगा। अगर A के आगे हम कोई नाम लिख देते हैं, programming.mantra लिख दिया, वो अपने आप उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो लूज डाटा टाइप का मतलब है हमें डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसकी डाटा टाइप उठाएगा। हम देखते हैं किस तरह के वेरिएबल वैलिड होते हैं। जैसे $A हो गया, हम कोई करैक्टर लिख सकते हैं या करैक्टर के आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हैं, या $A के बीच में अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, A_B। शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अंडरस्कोर डाला हुआ है, स्पेस नहीं है। डॉलर के आगे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे ये भी वर्ड यूज किया है या कोई भी वर्ड यूज किया। इनवैलिड करैक्टर कैसे होते हैं कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हो वो आगे नहीं आ सकती, कोई भी स्पेशल सिंटैक्स या न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती, अंडरस्कोर डॉलर के बाद नहीं आ सकता, इसी तरह कोई भी हैश वगैरह नहीं आ सकता। उसके आगे हमारे आते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। वो कौन कौन से हैं? $_get, $post, रिक्वेस्ट, फाइल, कुकीज, सेशन, env, सर्वर। ये आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, जब तक मैं समझाता हूँ कि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, आपने ग्लोबल वेरिएबल्स का तो सुना ही होगा। ग्लोबल वेरिएबल्स कौन सा होते हैं जिसका स्कोप पूरे पेज पर हो। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे कि जिसका पेज आउटसाइड दी पेज भी हो। जैसे हमें एक वेबसाइट पे चाहिए होता है कि जैसे हमने यूजर नेम अपना पासवर्ड डाला तो एक ईमेल्स वाला पेज खुल जाए। मेल्स वाला हमारा सेकंड पेज है, उससे पहले वो चेक करेगा कि वो यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो हमारा मेल्स वाला पेज ओपन कर दिया। अपना मेल्स वाला पेज खोलते हैं या जिसमें सेंड भी कर सकते हैं, प्रोफाइल सेटिंग भी कर सकते हैं, वो तब तक डिस्प्ले नहीं होता या हम लॉगिन वाला पेज नहीं देख सकते जब तक हम लॉग आउट नहीं करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल बन गया जो सभी पेजेस पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो वेरिएबल्स इनमें से ही है। तो आप इसको एक बार याद कर लें, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो PHP हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम XAMPP इंस्टॉल करोगे तो आपका यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पैनल आ जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करिए। जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप होगा, जैसे यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा हो गया, आपने इसको प्रेस करना है तो वहाँ रनिंग आ जाएगा। आप MySQL को भी चला लो, वहाँ पर भी रनिंग आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये टेस्ट करना है कि अब हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए हम अपने ब्राउज़र पर लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट क्या होता है? हमारा जो भी लोकल सर्वर हो उसका एड्रेस। एंटर डालेंगे तो अपने आप जो भी सर्वर है हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मेरे वाला थोड़ा ओल्ड सर्वर है, आप लेटेस्ट कर सकते हो, लेकिन बेटर है थोड़ा ओल्ड करो, क्योंकि जो भी अपने मेन सर्वर्स रहते हैं जिसमें हमने अपनी साइट अपलोड करनी होती है वो ओल्ड में ही बना होते हैं। तो आप कोई भी कर सकते हो, मेरा थोड़ा ओल्ड है, जैसे 1-2 साल पुराना होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारी ये स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन अगर स्टॉप हो, जैसे अपाचे हमारा नहीं चल रहा है
ठीक है, मैं आपको बंद करके एक बार दिखा देता हूँ। तो अब हम लोकल होस्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वर नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा सर्वर नहीं है, इसलिए आप अपाचे स्टार्ट करोगे। जब यहाँ पर रनिंग लिखा आ गया तो आप अब लोकल होस्ट यहाँ पर लिख कर ट्राई कर सकते हो, www नहीं डालने की जरूरत, तो अपना ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जो चेक लगे है इसका मतलब आपको बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार ये चेक क्लिक करके आपने स्टार्ट कर दिया, जितनी बार भी ये आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया या स्टार्ट होगा शट डाउन के बाद भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको चलता रहना दे सकते हैं, ये काफ़ी लाइट ही होता है, आपका सिस्टम की स्पीड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आगे हम करते हैं, जो भी हमारी PHP की फाइल होती है वो हमने .php की एक्सटेंशन के साथ सेव करनी है। जो भी हमारी कोडिंग है वो कहीं भी अपने HTML पेज पर या PHP पेज पर स्टार्ट भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जितनी मर्जी टाइम बुक कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली में ज़्यादा समझ आएगा। स्टोर PHP फाइल एट, अपनी जो फाइल है ये नहीं है जैसे हम HTML में करते थे कहीं भी फाइल रख देते थे, लेकिन जो PHP की फाइल है वो हमारी जो भी XAMPP फोल्डर जहाँ पे भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट किया होगा, जैसे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट C में है, C में XAMPP में एक htdocs का फोल्डर होगा, उसमें आप या तो डायरेक्ट या कोई फोल्डर बना के आप अपनी फाइल रख सकते हो। इसी तरह अगर आप WAMP यूज़ कर रहे हो तो C में WAMP और उसमें www फोल्डर हो गया, उसमें रख सकते हो। जो भी PHP की कोडिंग स्टार्ट करनी है वो किससे होगी, लेस देन $PHP, और एंड करनी है $, और ग्रेटर देन का साइन। हमारा आता है कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनता है। एक बार आप कोडिंग देख लो, फिर मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे हमने PHP ओपन करनी है वो टैग लगाया, और जैसे क्लोज करनी है वो लगाया। इसमें प्रिंट हो गया, प्रिंट R हो गया, या प्रिंट F हो गया, या echo हो गया। ये चारों फंक्शन एज ए आउटपुट फंक्शन का काम करते हैं। जो भी इसमें लिखेंगे वो सारा शो हो जाएगा। ये चारों फंक्शन में कौन सा हमने यूज़ करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको एक बार रन करके देखते हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर दिया। मैंने क्या बताया था कि फाइल कहाँ पे रखनी है, XAMPP में। XAMPP में htdocs नाम का फोल्डर होगा। मेरे तो बहुत सारे first.php, ये मेरा edit+ इंस्टॉल है इसलिए वो उसका शो कर रहा है। अगर आपके edit+ नहीं शो है तो यहाँ पर नोटपैड शो करेगा। इसको मैंने ओपन किया, जो भी कोडिंग उधर से मैंने कॉपी की थी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सेव किया। डायरेक्ट अगर आप डबल क्लिक करोगे तब ओपन नहीं होगा। .be फाइल है, ये बैकअप फाइल है, आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हो, इसका आप PHP से लेना इसमें नहीं है। अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे नेचुरली वो edit+ में ही ओपन होगी या नोटपैड में ही ओपन होगी। लेकिन हमने इसको कहाँ पे चलाना है, अपने सर्वर पर। सर्वर पर चलाने के लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना होगा। हमारा फोल्डर नेम क्या रखा था, हमने अपना फोल्डर नेम क्या रखा था htdocs में, programming.mantra। htdocs के बाद हम अपना फोल्डर नेम डालेंगे। फाइल ओपन करने के लिए हम लिखेंगे programming.mantra/first.php। हमने 4 बार अलग अलग ढंग से डिस्प्ले किया था, जैसे एक प्रिंट में, एक प्रिंट R, एक प्रिंट F यूज़ किया था, echo यूज़ किया था। ये चारों की आउटपुट सेम ही आ गई, हाई माई फर्स्ट प्रोग्राम, हाई माई फर्स्ट प्रोग्राम। हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए होंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप mybird.in पर हम मुझसे पूछ सकते हो। mybird.in एक मोबाइल चैट साइट है जिस पे मेरी ID एडमिन है। थैंक यू।